हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे और 11th क्लास का जो चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम। सॉलिड क्या होता है, वहाँ से। सॉलिड क्या होते हैं? जिनका साइज और शेप डेफिनेट होता है उनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारे मटेरियल्स जिनका शेप और साइज डेफिनेट होता है, दो मटेरियल्स आर नोन एज सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के ऊपर हम अगर कोई फोर्स लगाएं एक्सटर्नल, जैसे आप रबर की बॉल देख रहे हैं, इस रबर की बॉल को ऊपर मैं अगर यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं रबर की बॉल का शेप चेंज हो रहा है, हल्का सा शेप चेंज हो रहा है। तो अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए। मतलब कब शेप चेंज कब होगा? अगर उसमें रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है और उसमें लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। इफ देयर इज नो रोटेशनल मोशन एज वेल एज नो लीनियर मोशन, तो डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो क्या होगा? उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स जो इसका शेप और साइज को चेंज कर सकता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट? तो क्या मतलब निकला? डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स which can change shape and size of the solid। ऐसा फोर्स, बाहर से लगाया हुआ ऐसा फोर्स जो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब आप देखिएगा इस रबर को, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, नहीं परफेक्टली प्लास्टिक है, लेकिन समझने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा। जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगाया इस पर, आप देख पा रहे हो इसका शेप चेंज हो रहा है, हल्की सी दब रही है, देख लो दब रही है। जैसे छोड़ूंगा वापस इस पर निकला जाएगी। आप देखिए ऐसे, ये सॉलिड पूरी परफेक्ट इलास्टिक भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, इलास्टोमर है, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। इसका शेप चेंज हो रहा है, हल्का सा दबा, जैसे छोड़ा वापस इसकी पोजीशन वापस आ गई। सेम वे में हम समझने के लिए स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग को हम दबाएंगे या एक्सटेंड करेंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगी। तो जैसे ही स्प्रिंग को हम खींचते हैं या स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं और छोड़ने के बाद उनकी पोजीशन वापस रिगेन करती है, तो वो जो फोर्स वर्क करता है उसके पीछे ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करता है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब आप देख पा रहे हो ये एक सॉलिड है। व्हाट इज दिस? दिस इज डाइस एंड दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड है, इसको मैं मेरे फिंगर से दबाऊंगा तो ये नहीं दबेगा, लेकिन बॉल दब सकती है। तो ये फिंगर से दबाऊंगा तो नहीं दबेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम इसको प्रेस करें तो हल्का सा प्रेस हो सकता है। अगर ये मेटेलिक होता, आयरन का होता, हाथों से नहीं दबेगा, लेकिन मशीन से प्रेस करने पे प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब ये निकलता है कि हम अगर इस सॉलिड के ऊपर इतना फोर्स लगाएं कि इसमें हल्का सा डायमेंशन इसका चेंज हो और जैसे ही उसको हम वापस हटा दें डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा है वैसा का वैसा रिगेन हो जाए। तो इस लिमिट को हम बोलेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो उस फोर्स की जो लिमिट है उस लिमिट को बोलेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम किसी सॉलिड पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होता है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है। तो उस फोर्स को जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इज इट क्लियर? और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होती है, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में होता है ये। डिफॉर्मिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग के केस में अगर स्प्रिंग को हम नीचे खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? हमने एक्सटेंड किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस में ऊपर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट रहेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
it is a intermolecular force or intermolecular or interatomic or which can regain original shape and size after removing deforming force. क्या मतलब निकला? ये ऐसा इंटरमोलिकुलर एटॉमिक फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के जस्ट बाद तुरंत बाद क्या करेगा, उसका उस बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करेगा। तो उसके ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसी को हमने नाम दिया है रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा और डायरेक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट होगी। अब आगे हम देखेंगे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, कौन से ऑब्जेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और थर्ड ऑब्जेक्ट कौन से इलास्टोमर्स होते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के तुरंत बाद रिगेन कर लें जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट अटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इट इज सेड टू बी इलास्टिक मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो आप लिख लीजिए इसको, इफ एन ऑब्जेक्ट regain its original shape and size just after removal of deforming force, is known as elastic object, and this property is called elasticity। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या है? मेटालिक बॉल, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। मेटालिक बॉल इसका एक एग्जांपल। और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स जस्ट इसकी उल्टी डेफिनेशन कर दीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट रिगेन, देखिए ये हमने इलास्टिसिटी डेफिनेशन लिखी है, अब इसको हम कर देते हैं प्लास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी के अंदर इलास्टिसिटी की जगह हम कर देंगे प्लास्टिसिटी। देख लीजिए क्या चेंज करेंगे वो आप देख लीजिएगा। प्लास्टिसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट does not regain its original shape and size just after removal of deforming force, it is known as plastic object। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। and this property is known as plasticity। This property is known as plasticity। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल में हम पुट्टी ले सकते हैं।
पुट्टी, अगर पुट्टी का हल्का सा बॉल बनाए और उसको प्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो पुट्टी इसका एक एग्जाम्पल होगा। वो अपना पोजीशन, अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता, तो ये उसका एक एग्जाम्पल होगा। अब प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के अंदर दो और टर्म है। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसे जस्ट आफ्टर डिफॉर्मिंग, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे वो तुरंत अपना शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली, या पूरी तरह से, तुरंत और पूरी तरह से जैसा था वैसा ओरिजिनल साइज रिगेन कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इसी तरह से परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हल्का सा भी फोर्स लगा दिया तो वो अपना उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो अपना शेप साइज को कभी भी रिगेन नहीं कर सकता, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जो मटेरियल अवेलेबल है नेचर के अंदर वो सारे के सारे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच में, उस रेंज के बीच में वो होते हैं। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक जनरली नहीं होती है, ये आइडियल टर्म है। तो सारे ऑब्जेक्ट इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर का जो खोज है, जिसे इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है या इलास्टिक बिहेवियर है, तो इसका क्या खोज है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर। तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर, जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिचुएशन है, ये आर की वैल्यू r0 है, इधर इधर क्या है, r इज ग्रेटर देन r0 है, और इसके इधर क्या है, r इज लेस देन r0 है। तो तीन सिचुएशन हम बनाएंगे जब r की वैल्यू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब इस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जब हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया उस सिचुएशन में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज है, वो जितनी है उसको हमने मान लिया r0 है, इसमें इक्विलिब्रियम है। तो जैसे ही हम उस डिस्टेंस को कम करेंगे, इक्विलिब्रियम से r को डिस्टेंस को कम करेंगे, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखिए आप, जैसे डिस्टेंस को कम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। इट इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, सडनली इंक्रीज, स्टीपली इंक्रीजिंग, ये स्टीपली इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, और पास पास में आएंगे तो क्या होगा, वो उनमें रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स उसमें काम करेगा। फोर्स कैसा हो जाएगा उस सिचुएशन में, r0 से कम पे, यहाँ r इज लेस देन r0 है और यहाँ r इज इक्वल टू r0 है, इधर r इज ग्रेटर देन r0 है। तो r इज लेस देन r0 पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और फिर क्या होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब आगे भी देख लीजिए आप, इधर इस साइड में क्या होगा, जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस को थोड़ी सी बढ़ाएंगे, मतलब एक्सटेंशन देंगे, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। फिर वो क्या करेगा, नॉर्मल सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में लाने की वापस कोशिश करेगा। देखिए इस सिचुएशन में आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल r0 वाली पोजीशन गेन करने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल्स, और जब हमको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो पास आने की कोशिश करेंगे, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। r0 पर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन में क्या होगा, अट्रैक्टिव इंटर एटॉमिक फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास में आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम r को कम करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, जो उसे रीगेन करने, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है, और जब हम r को बढ़ाते हैं r0 से, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसका नेचर कैसा रहता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस पास में आने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब हम देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। अगर
स्ट्रेस हमारा 3 टाइप का होता है, तो हम पहले देखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं पहले हम देख लेते हैं। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन area of the body is called stress। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन। अब आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होती है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम मान लेते हैं। मान लो मैग्नीट्यूड है F, तो F अपॉन A। तो फोर्स चाहे इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो, क्योंकि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है, इसलिए हम इसे F अपॉन A लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके एसआई यूनिट चेक कीजिए। एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जरा याद करो आप 9th क्लास का प्रेशर का यूनिट याद कीजिए। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है उसमें प्रेशर का? पास्कल। तो इससे इसका यूनिट भी इसे पास्कल बोल सकते हैं, पी ए। इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? पास्कल रहेगा। तो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट भी क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या माइनस लगाइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका यूनिट रहेगा। तो अब हम आगे देखेंगे लेंथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज होता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है या लेंथ कम हो जाता है, तो उसमें जो स्ट्रेस होगा उसका क्या नाम होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, और उसमें स्ट्रेन भी होगा, स्ट्रेस होगा, और उनका जो रेशियो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेस फर्दर 3 टाइप का होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। अगर लेंथ चेंज होती है तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे, जिस स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज होती है तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। इसका भी 2 टाइप होगा, टेंसाइल, टेंसाइल मतलब टेंशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाएगी, और दूसरा है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव टेंसाइल में आप देखिए इसका डायग्राम, ये मान लो ऐसे है, और इसको हमने इतना इसका लेंथ मान लीजिए। अब इसमें वजन नहीं लगाया। अब हम अगर इस पे वजन लगा दें, कुछ वेट लगा दें, मास लगा दें, तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए एल है, अब इसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल इसकी लेंथ हो गई चेंज होकर। हमने क्या किया इसके ऊपर? W इज इक्वल टू mg वेट इसके ऊपर लटका दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ इंक्रीज हो गई। तो इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला स्ट्रेस का वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया ही। लेकिन इस सिचुएशन में जो स्ट्रेस रहेगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब दूसरी सिचुएशन, अब मान लीजिए ऐसे कोई रोड या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ इतनी है, पहले इनिशियली उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। अब इसको हम कंप्रेस करते हैं, इसके ऊपर कंप्रेस करते हैं, तो इसकी लेंथ कम होकर मान लो इतनी रह गई। ऐसे हमने फोर्स लगाया इधर से और इधर से भी फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? इसकी लेंथ कम हो गई। तो इसकी लेंथ कितनी रह गई? ओरिजिनल लेंथ
अब ये रहेगी एल माइनस डेल्टा एल। तो इस सिचुएशन में क्या बना, इस सिचुएशन में जो हमारा स्ट्रेस बनेगा उसका नाम क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस उसका नाम होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, अगेन फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सिचुएशन समझनी है आपको। अब अगर जैसे ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसे किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया हमने, किसी लिक्विड में हमने सबमर्ज कर दिया, कोई भी बॉडी है ये, तो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगेगा ऐसे, और फोर्स विल एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये मान लो कोई फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, तो F अपॉन A इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जब इसके चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो इसका कुछ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डायमेंशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो हमारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे, या वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस हम कह सकते हैं। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेस के केस में क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस के केस में मान लीजिए ये कोई बुक पड़ी है, यहाँ पर ये कोई बुक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, बुक नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हम अगर इसके ऊपर एक साइड में फोर्स इसकी तरफ, एक साइड में फोर्स इधर लग रहा हो, दूसरा फोर्स इसका इधर लग रहा हो, इसके टेंजेंशियल फोर्स हम लगा रहे हो, मान लो इसके ऊपर ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा F अपॉन A, और इसको हम क्या कहेंगे, tan थीटा के बराबर कह सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली थीटा वैल्यू इसको होता है तो इसको थीटा हम कहेंगे। तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला वैल्यू क्या रहेगी, थीटा इन रेडियन। थीटा इन रेडियन होगा। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर मान लो ये x है, ये वाली इसकी विड्थ x है, और इसमें चेंज डेल्टा x है, तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये अपन यहां से निकाल सकते हैं। ये इसका जो वैल्यू आएगा चेंज इन x को, इसको हम स्ट्रेस का नहीं रहेगा, ये हमारा स्ट्रेन का रहेगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला ये रहेगा tan थीटा, उसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। फोर्स का हमारा फॉर्मूला स्ट्रेस का ये रहेगा, लेकिन स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन देख लीजिए, ये तीन सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में क्या हो गया हमारा, पहले केस में स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल, लेंथ बढ़ती है तो टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ अगर कम होती है कंप्रेस होती है तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। और तीसरा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस में अगर सिचुएशन ऐसी है टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, जो स्ट्रेस मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस हम बोलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की सेम जगह हम क्या करेंगे, इसको लिख दो स्ट्रेन, इस सब जगह हम स्ट्रेन लिख देंगे, टेबल सेम रहेगी हमारी, सिचुएशन सेम रहेगी। अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन है क्या, इसको समझना आपको। स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। क्या कौन सा रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा इसका रेशियो है, जो रेशियो ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइड बाय चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो आएगा उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। जैसे मान लो कोई रोड है, उसका लेंथ L है, तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में या टेंसाइल स्ट्रेन के केस में क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, डेल्टा L, चेंज इन लेंथ क्या हुआ, डेल्टा L डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा L डिवाइड बाय L। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये क्या चीज है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब इस केस में
सेकंड केस में भी क्या फॉर्मूला रहेगा, इस केस में भी हमारा यही फॉर्मूला रहेगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, और उसमें प्लस, इसमें वैल्यू बढ़ रही है लेंथ की, इसमें वैल्यू कम हो रही है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब आ जाओ वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में क्या होगा, अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो v था, पहले इसका वॉल्यूम v था और अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर इसका, डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा v क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एक्स मान लीजिए डिवाइड बाय एक्स, तो ये क्या मिलेगा आपको tan थीटा के बराबर मिलेगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा मान लेते हैं इन रेडियन, ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा। अब हम आगे देखेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है, और हुक्स लॉ क्या है, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ कैसे करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें कवर करेंगे। इलास्टिक लिमिट का मतलब है वो लिमिट जिसके अंदर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हम जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करेगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की जो लिमिट है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो जैसे वायर है, वायर पे ज्यादा फोर्स लगा देंगे, ज्यादा वेट लगा देंगे तो वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। तो हमें इतना वेट लगाना है, इतना वेट सस्पेंड करना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर सके, तो उस लिमिट को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अब आ जाइए हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और यहां से हम साइन हटाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा, ये मान लो कांस्टेंट है, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम बोलेंगे इस कांस्टेंट को। तो ये क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आता है उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसी को हम बोलेंगे। तो ये क्या चीज है, के क्या है, ये अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। तो ये क्या है, ये रहेगा हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो है उसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और हुक्स लॉ क्या कह रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए आप, इसके टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, फिर इधर आएगा वेट या मास के फॉर्म में हम ले सकते हैं, यहां वेट लग जाएगा, और यहां एक्सटेंशन, ये हम चेक करेंगे। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम रीडिंग्स लेंगे, और यहां पे मान लो ये 20 ग्राम हमने लिया है, फिर 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से हम इसके अंदर वेट बढ़ाते जाएंगे, मास चेंज करते जाएंगे तो वेट बढ़ता जाएगा, और उसको वेट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर ये वेट कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ये हम करेंगे, इसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो कन्वर्ट करके कर लेंगे। इसी तरह से एक्सटेंशन नोट करते जाएंगे, यहाँ पर ये स्केल लगा हुआ है, रूलर लगा हुआ है, वर्नियर कैलिपर रहेगा, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, तो ये जहां जहां खिसकता जाएगा हम इसका एक्सटेंशन नोट करते जाएंगे। तो एक्सटेंशन का मतलब चेंज इन लेंथ क्या है ना, एक्सटेंशन का मतलब चेंज इन लेंथ कितना है।
तो हम देखेंगे जैसे जैसे वजन बढ़ा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, इधर से एक्सटेंशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो ये यहाँ से हमको पता चलता है। थैंक यू सो मच।